एक दिन राहुल रेलवे स्टेशन से जा रहा होता है दिल्ली। उसी रेलवे स्टेशन पर सीमेंट की बनी हुई बेंच पर कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं, लेकिन उन महिलाओं में से एक महिला पर राहुल की निगाहें वो रुक जाती हैं। वह महिला कौन है यह जानने की कोशिश में उसका दिमाग दौड़ पड़ता है। शायद उसको ऐसा लग रहा है कि ये होना हो उसकी पूर्व पत्नी संगीता ही हैं, जिनसे उनका 5 साल पहले तलाक हो चुका है। इस बात को सोचते हुए राहुल अब आगे बढ़ जाते हैं। राहुल अब उस महिला के बिल्कुल नज़दीक पहुंचकर जब उनको देख रहे होते हैं तो उनके जो चेहरे के भाव हैं वो बदल जाते हैं। यानी कि वे जो महिला उनको दिखाई पड़ रही है, जिनको वो संगीता मान रहे थे, वो संगीता ही होती हैं, लेकिन उनकी हालत बेहद दुबली पतली और बेहद ही कमज़ोर। यानी कि उनके चेहरों पर झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं और संगीता बहुत ही दयनीय स्थिति में है। अब यहाँ पर राहुल जब संगीता से पूछते हैं कि आप संगीता ही हो, तो संगीता हामी में अपना सर हिला देती हैं। यानी कि वो मान लेती हैं कि वही संगीता हैं, लेकिन खुद संगीता अब आगे ज़्यादा कुछ नहीं बोल पा रही हैं, क्योंकि उनके सामने उनका पूर्व पति राहुल खड़ा था और राहुल को देखकर कहीं ना कहीं संगीता अपने आप को छुपाने का प्रयास कर रही होती है। लेकिन अब वह अपने आप को छुपाए तो छुपाए कहाँ पर। कुछ देर बाद अब प्लेटफॉर्म पे वह ट्रेन आ जाती है जो कि दिल्ली जा रही है। दिल्ली जाने वाले यात्री जो कि अचानक से उन बोगियों पर टूट पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और सभी लोग ट्रेन के अंदर जाने का प्रयास कर रहे हैं। राहुल भी कुछ ऐसा ही करता है और थोड़ी मशक्क़त लगाने के बाद अब राहुल अंदर पहुंच जाते हैं उस बोगी के और वहां जाकर एक सीट पर कब्जा सा कर लेते हैं। यानी कि उन्होंने अपने लिए और संगीता के लिए जगह रोक ली है। कुछ समय बाद संगीता भी जब अंदर उस बोगी में घुस जाती हैं, तो अब राहुल संगीता को पास बैठने का कहते हैं कि संगीता आओ और यहाँ पर बैठ जाओ। संगीता वहां पर बैठ तो जाती है, लेकिन जब राहुल और संगीता आपस में बातचीत करने लगते हैं, उनके आपस में बात करने पर दोनों की आंखें झलझला उठती हैं और उनसे आंसू बहने लगते हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ और किस बात के लिए दोनों को रोना आ गया, इस बात को जानने के लिए अब बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, प्यारा सा लाइक तो बनता है, हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, राहुल अब संगीता को लेकर उस बोगी में सवार तो हो जाता है और अब आगे जैसे ही ट्रेन बढ़ने लगती है, दोनों के बीच में वार्तालाप होना शुरू हो जाता है। यहाँ जब राहुल संगीता से पूछते हैं कि तुमने दूसरी शादी नहीं करी, अरे हमारे तलाक को तो 5 साल हो गए हैं, तब तो तुम बड़ी बनी ठनी घूमती थी, लेकिन मैं तुम्हें पहली बार तो पहचान ही नहीं पाया। तुम जिस प्रकार से दुबली पतली और कमज़ोर नज़र आ रही थी, मुझे शक था कि शायद मैं किसी और महिला से बात तो नहीं कर रहा हूँ। इस बात को सुनकर जो संगीता है वह थोड़ी शर्मा जाती हैं और वह ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाती हैं। लेकिन संगीता का अब यही प्रश्न राहुल से होता है कि राहुल, तुमने तो शादी कर ली होगी और अब तो तुम कई बच्चों के बाप भी बन गए होंगे। लेकिन यहाँ पर राहुल कहता है कि वह पहले ही एक शादी करके दुख पा रहा है, वह दोबारा शादी नहीं करना चाहता। लेकिन राहुल अब संगीता से पूछते हैं कि संगीता, तुम जा कहाँ रही हो और तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई। तो यहाँ पर संगीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो भावुक होते हुए कहती हैं कि बस इस सब कुछ जो हो रहा है उसकी जिम्मेदार मैं ही हूँ। यानी कि मैं अभी जा रही हूँ दिल्ली, और दिल्ली में मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती हैं, उनकी किडनियों में दिक्कत है और हम लगातार उनका इलाज कराते हुए दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं। दिल्ली में ही मेरा भाई नौकरी किया करता है और वही थोड़ी बहुत मेरे भाई की देखभाल किया करता है। जब राहुल संगीता से पूछते हैं कि तुम्हारी माँ कैसी है, तो यहाँ पर संगीता जवाब देती हैं कि माँ को भी एक गंभीर बीमारी हो गई थी और बस 2 साल पहले उनका भी देहांत हो गया था। तब से ही हमारी हालत बहुत ज़्यादा
बिगड़ गई है और हम इस बदतर हालत में ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन राहुल फिर दोबारा से पूछता है कि संगीता, तुम्हारे साथ ऐसी बदतर स्थिति तो नहीं होनी चाहिए थी। भाई, तुम्हारा जब तलाक हुआ था तो मेरी तरफ से 4 लाख रुपए तुमको दिए गए थे। आखिर उन रुपयों का क्या हुआ? तुम उन रुपयों से मेरी बेटी का तो अच्छा ख्याल रखती हो ना? लेकिन संगीता जब ये इस प्रश्न को सुनती है तो वो और भी ज़्यादा भावुक यानी कि रोने लगती हैं। अब यहाँ पर संगीता कहती है कि आपने जो 4 लाख मुझे दिए थे उनमें से 1 लाख रुपए तो मेरी माँ की बीमारी में खर्च हो गए, लेकिन बाकी बचे 3 लाख रुपयों का मेरे भाई ने एक ऐसा काम धंधा करना शुरू किया, उसमें सारे पैसे वह डुबा बैठा। लेकिन आज उसको मजबूरीवश नौकरी करनी पड़ रही है। वह किसी को वापस पैसे देने का नाम ही नहीं ले रहा है और ऊपर से मेरे पिता की हालत इतनी बिगड़ गई है कि अब उनकी जान पर बात बन आई है। ऐसा कहते हुए अब जो संगीता है वो अपने आंसू पहुंच रही होती हैं। राहुल भी उनका ढाढ़स बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम रो मत। शाम का वक्त हो चला था, करीब 7 बज गए थे और सभी लोग अपने खाने पीने में व्यस्त हो गए। तभी वहाँ पर एक चने वाला आता है और चने वाले से राहुल कहता है कि भाई 20-20 रुपए के चने 2 जगह दोनों में डालकर हमें दे दो। राहुल जब संगीता से वे चने खाने के लिए कहते हैं तो संगीता मना कर देती है और कहती हैं कि वो ये चने नहीं खा सकते। लेकिन जो राहुल है वो कहते हैं कि संगीता, ऐसा तो भाई चलता रहता है, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, इन चनों से आपकी दुश्मनी क्या? सभी लोग खा पी रहे हैं, आप भी खा लो, रास्ता और भी बड़ा हो सकता है। रात को तुम कहाँ पे खाना खाओगी? हमें टाइम भी लग सकता है। इस बात को सुनकर संगीता अब उन चनों को ले लेती है और खाने लगती है और उनकी बात फिर दोबारा से शुरू हो जाती है। राहुल अब संगीता से पूछते हैं कि संगीता उनकी बेटी का सही से ख्याल तो रख रही हैं? संगीता कहती हैं, हाँ, बेटी को तो मैं संभाल रही हूँ और एक अच्छे स्कूल में पढ़ा रही हूँ। मैं अक्सर दूसरों के घरों में बर्तन मांजने और खाना बनाने का कार्य करती हूँ और इसी कार्य को करने से मुझे 4-5 हज़ार रुपये की आमदनी हो जाती है, जिससे मैं अपनी बेटी को बड़े अच्छे ढंग से पढ़ा लिखा रही हूँ और मेरी बेटी भी तुम्हारी तरह बुद्धिमान है और वह ढंग से पढ़ रही है। राहुल अब संगीता को ताना सा देते हुए कहते हैं कि जब तो तुमसे अपने घर का काम ही नहीं होता था और अक्सर तुम्हारी जो लड़ाई मुझसे होती थी वह शराब पीने के कारण ही तो होती थी और वह भी मैं कभी कभार करता था। लेकिन तुमने पूरा घर आसमान में उठा रखा था, इतना ज़्यादा शोर शराबा, लड़ाई झगड़ा, बस हमसे वो कहानी संभाले नहीं संभलती। लेकिन अब तुम दूसरों के घरों में वह काम कैसे कर लेती हो? दोनों अब इसी तरह की बातों को कर रहे होते हैं और रेलगाड़ी अपने रास्ते पर आगे बढ़ रही होती है। अब जैसे ही दिल्ली पहुंचती है, यहाँ पर जो संगीता है वह ट्रेन से उतरकर ऑटो लेकर हॉस्पिटल के लिए रवाना हो जाती है, जहाँ पर उसके पिता भर्ती होते हैं और जो राहुल हैं वो भी अब दूसरी बस में बैठकर अपने स्थान पर रवाना हो जाते हैं। लेकिन राहुल जाते जाते संगीता का फ़ोन नंबर अपने साथ ले लेते हैं और वो कहते हैं कि जब तुम्हें वापस जाना हो तो बता देना। राहुल जो कि दिल्ली आए थे अपने एक इंटरव्यू के लिए, उस इंटरव्यू को अगले दिन देने के लिए राहुल जाते हैं और राहुल का उस कंपनी में एक अच्छा सिलेक्शन हो जाता है, यानी कि उनको करीब 80,000 रुपये हर महीने की तनख्वाह मिलेगी, रहना खाना पीना सब कुछ फ्री है। इस प्रकार की जानकारी जब राहुल अपनी पूर्व पत्नी संगीता को देते हैं तो संगीता भावुक हो जाती है और वो कहती है कि मुझे पूरा विश्वास था राहुल, तुम इस इंटरव्यू में अवश्य पास होंगे। अगले 2 दिन बाद जब संगीता कहती कि राहुल अब हम घर चलते हैं, तो राहुल भी अब संगीता के पास पहुंच जाते हैं और संगीता और राहुल अब बस से अपनी जगह पर जा रहे होते हैं। रास्ते में उनकी फिर वही बातें चल रही हैं कि तुमने क्या किया, तुमने कुछ नहीं किया। यहाँ पर संगीता रोते हुए अपने सर को राहुल के कंधे पर टिका देती हैं और बस भावुक अंदाज में राहुल से कहती हैं कि राहुल, मेरी एक आखिरी विनती मान लीजिए। मैं बस यही चाहती हूँ कि अब
तुम हमें फिर से अपना लो और उस छोटी सी बच्ची के बारे में भी सोचो। वह लड़की भी दिन रात यही पूछती है कि उसका पिता कहाँ है, कौन है उनका पिता, और मैं कोई जवाब खास नहीं दे पाती हूँ उस बेटी को। राहुल भी अपनी उस बेटी की बात को लेकर काफ़ी चिंतित होते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये गलती तो सारी तुम्हारी है संगीता, लेकिन मैं मानता हूँ यहाँ कहीं ना कहीं मैं भी दोषी हूँ। लेकिन अब आगे से इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं सुनने को मिलेगी, क्योंकि मैं शराब पीना बिल्कुल ही त्याग चुका हूँ। इसी प्रकार की बातें चल रही होती हैं उन दोनों की, और बार बार जो संगीता है वह हाथ जोड़कर राहुल से कह रही होती हैं कि उन्हें फिर से अपना लो। तो यहाँ पर जो राहगीर, यहाँ पर जो बस में और भी सवार लोग होते हैं, वो भी राहुल से कहते हैं कि भाई, सुबह का भूला यदि शाम को लौट आए तो उसको भूला नहीं कहते। इसी प्रकार से जब यह संगीता नाम की लड़की आपसे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांग रही है, तो क्यों ना उसको माफ़ कर देते हो। राहुल कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपकी इस बात पर विचार अवश्य करूंगा। जैसे ही संगीता का मायका आता है, संगीता अब बस से उतरने की कोशिश कर रही हैं, उनके साथ राहुल भी उतर जाते हैं। अब संगीता राहुल से कहती हैं कि उनका कोई भी कदम अब उनके घर की तरफ नहीं पड़ रहे हैं, यानी कि वे अपने घर की ओर नहीं जाना चाहती, वो तो सिर्फ अपनी ससुराल जाना चाहती हैं। यहाँ पर राहुल कहते हैं वो बात तो ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे ससुराल तो ले चलूँगा, लेकिन सबसे पहले मुझे मेरी बेटी को देखना है, उसको अपने साथ लेना है। बस फिर क्या था, अब दोनों वहाँ से एक गाड़ी को किराए पर लेते हैं और फिर उस गाड़ी में सवार होकर जाते हैं उस लड़की, उस बच्ची के पास जो कि संगीता की बेटी है। अब राहुल अपनी बेटी को देखकर स्कूल में बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, वो भावुक हो जाते हैं और बस अपनी बेटी को देखकर उनको अपने गले लगा लेते हैं। राहुल को इस प्रकार से भावुक होता देख संगीता भी अपने आंसुओं को नहीं रोक पाती है, और इस प्रकार से राहुल अपनी बेटी को दोबारा से अपनी बाहों में भर लेते हैं और अपनी गाड़ी में सवार होकर सीधे चल देते हैं अपने घर की तरफ। संगीता जब अपने ससुराल पहुंच जाती है तो राहुल के पड़ोसी भी कहते हैं कि भाई, तुमने जो यह जंग जीती है, यह जंग जीतना हर किसी के बस की बात नहीं है। यानी कि एक तलाकशुदा आदमी अपनी पत्नी, जिसको वह 5 साल पहले खो चुका था, उस पत्नी को दोबारा से अपने घर में वापस ले आया। कितनी ही सुंदर बात है। दोस्तों, आज की कहानी में सिर्फ इतना ही, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि तलाक जैसी गंभीर घटना किसी के भी जीवन में हो सकती है। दोस्तों, इस तलाक रूपी राक्षस कितने ही परिवारों को निगल गया है, इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं है, क्योंकि हर कोर्ट में कम से कम 500 मामले तो तलाक के ही मिलेंगे। यहाँ पर छोटी छोटी कमियों के पीछे पति पत्नी एक दूसरे का त्याग कर देते हैं, यानी कि डिवोर्स ले लेते हैं, और डिवोर्स लेने के बाद उनकी ज़िंदगी और भी बद से बदतर हो जाती है। दोस्तों, एक दूसरे की कमियों को माफ़ करना भी सीखें और जीवन में शांत रहना भी सीखें, और कोशिश करें कि यदि उनसे उनकी परेशानियों का कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो रहा है तो अपनी बातों को दूसरे बड़े बुजुर्गों के साथ शेयर करें, उनसे बात करें और अपनी परेशानियों को निपटाने की कोशिश करें। ये परेशानियां एक ना एक दिन तो मिट ही जाएंगी, वरना आपको अंत में बहुत बुरी तरह से पछताना होगा। दोस्तों अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। और दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।